नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नवग्रहों के प्रभाव को बैलेंस करने वाली एवं स्वास्थ्यप्रद सप्तधान्य की खिचड़ी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मकर संक्रांति के पर्व की जानकारी। मकर संक्रांति पर्व तिथि से नहीं दिनांक से जुड़ा हुआ पर्व है। भारत के सभी पर्व आप देखेंगे, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो या दीपावली हो, वो कोई एक तिथि पर आते हैं, लेकिन मकर संक्रांति तारीख पर आती है 14 या 15 जनवरी को। उसका कारण ये है कि वो सूर्य की गति से जुड़ा हुआ पर्व है, इसलिए सूर्य की गति उत्तर की तरफ उस दिन से होती है, यानी कि उसको उत्तर का तरफ का अयन सूर्य का यानी कि उत्तर अयन उत्तरायण भी कहा जाता है। सूर्य उसी दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी कि वो मकर राशि में प्रवेश करने से वो ज्यादा प्रकाशित होता है। इसके लिए इसको प्रकाश का पर्व या मकर संक्रांति भी कहा जाता है। उस दिन से दिन बड़ा हो जाता है, सूर्य की धूप थोड़ी तेज हो जाती है, तो ये उस दिन का प्रभाव है, यानी कि उस दिन बैलेंस होता है। किसका बैलेंस? अंधेरे और उजाले का, यानी कि प्रकाश थोड़ा ज्यादा हो गया, मॉइस्चर थोड़ा कम हो गया, तो उस दिन बैलेंस हुआ। अब ज्यादा प्रकाश बढ़ेगा और दिन बड़ा होता जाएगा, रात कम होती जाएगी, अंधेरा कम होता जाएगा, मॉइस्चर कम होता जाएगा। उस दिन वो बैलेंस का दिन है। केवल एक सूर्य का बैलेंस नहीं है, सूर्य का नहीं है, सूर्य एक उपलक्षण है, यानी कि सूर्य के साथ और ग्रह भी जुड़े हुए हैं, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर निरंतर पड़ता है। तो सूर्य के साथ साथ और ग्रहों का भी संबंध इस दिन है। तो इसलिए हमारी परंपरा में एक उसी ग्रह के प्रभावों को, सभी ग्रहों के प्रभावों को बैलेंस करने के लिए सप्तधान्य की खिचड़ी बनाने की विधि बताई गई है। और हजारों सालों से, यानी कि जब से हम जानते हैं तब से तो ये सप्तधान्य की खिचड़ी बनाकर खाने का रिवाज है। और उससे नवग्रह के प्रभावों का तो बैलेंस होता ही होता है, साथ में स्वास्थ्य भी बना रहता है, शक्ति भी बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं वो 7 धान्य कौन से हैं और उसका किस किस ग्रहों के साथ विशिष्ट संबंध है। सबसे पहला धान्य है बाजरी, जिसका संबंध सूर्य के साथ है। क्यों? क्योंकि बाजरी उष्णवीर्य है, शरीर में उष्णता प्रदान करती है, टेम्परेचर मेंटेन रखती है और साथ में शक्ति प्रदान का भी, ऊर्जा प्रदान का भी कार्य करती है, जो सूर्य का ही कार्य है। इसलिए बाजरी का संबंध सूर्य के साथ है, वो सूर्य की ऊर्जा को बैलेंस करती है। सो सप्तधान्य में सबसे पहले बाजरी लेनी है। नंबर 2 पर चावल है, जिसका संबंध चंद्र नाम के ग्रह के साथ है। क्यों? क्योंकि वो श्वेत वर्ण का है, वो शीतवीर्य है, वो पुष्टि प्रदान करने वाला धान्य है, जो चंद्र के समान कार्य करता है। इसलिए पुष्टि प्रदान और बैलेंस करने का कार्य ये चावल करता है। इसलिए नंबर 2 का धान्य चावल है। तो ये जो सप्तधान्य में दूसरे नंबर का जो धान्य लेना है वो है चावल। तीसरे नंबर का जो धान्य है वो रक्त वर्ण की जो ज्वारी है वो लेनी है। उसका संबंध मंगल के साथ है, क्योंकि वो उष्णता प्रदान करता है, साथ साथ में वो एक रक्त वर्णात्मकता है जो शरीर में रक्तिमा को प्रदान करता है। रक्त ज्वारी भी इसी प्रकार का कार्य करती है। इसलिए तीसरे नंबर का जो धान्य है वो रक्त ज्वारी धान्य है। नंबर 4 पर जो धान्य आता है वो है मूंग। उसका संबंध बुध के साथ है। बुध को सौम्य कहा जाता है, मूंग भी सौम्य है, यानी कि लघु है, नित्यपथ्य है, कोई उपद्रव नहीं करता है। इसलिए बुध के समान कार्य ही मूंग का बनता है, जो आयुर्वेद में नित्यपथ्य बताया गया है। तो ये चौथा नंबर का धान्य है वो मुद्ग, यानी कि मूंग को लेना है। 5वें नंबर का जो धान्य है वो है चना, जिसका संबंध गुरु के साथ है, क्योंकि परम पुष्टिदायक तो है ही, साथ साथ में उसके कुछ रसायन और वाजीकरण गुण भी है। इसके लिए मगस नाम का जो लड्डू बनता है वो मूंग से भी बनाया जाता है और चने के आटे से भी बनाया जाता है। सत्तू भी इसी आटे से बनाया जाता है, जिसको आयुर्वेद में स्वास्थ्यप्रद के साथ साथ बुद्धि मेधावर्धक भी कहा गया है। तो ये चने का संबंध, चने का कार्य जो है वो गुरु के समान होने के कारण उसका संबंध गुरु के साथ है। इसलिए चने के नाम का जो धान्य है वो मूंग के बाद यानी कि 5वें नंबर का लेना है। 6ठे नंबर का जो धान्य है
वो है गेहूं। उसका संबंध शुक्र के साथ है, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से गेहूं मधुर है, वृष्य है, बल्य है और शुक्रप्रद है। प्रायः शुक्र का जो कार्य है शुक्र प्रदान करने का और वृषता प्रदान करने का, वाजीकरण का, वही कार्य गेहूं करता है, इसलिए इसका संबंध शुक्र के साथ जुड़ता है। तो ये जो धान्य है गेहूं, उसका संबंध शुक्र के साथ, उसके कार्य के साथ बराबर बैठता है, इसलिए छठे नंबर का जो धान्य है वो गेहूं लेना है। उसके बाद सातवां और अंतिम जो धान्य लेना है वो है उड़द, जिसका संबंध शनि के साथ है। आपने देखा ही होगा शनि के मंदिर में लोग उड़द चढ़ाने जाते हैं, तो ये एक संबंध बनता है, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से उड़द को परम उष्ण तो माना ही है, साथ साथ में वृष्य और भारी भी माना है, जिसका संबंध शनि के साथ बनता है। लेकिन भारी और वृष्य होने पर भी वो ठंड की ऋतु में पच जाता है, और ठंड की ऋतु में तो उसके जैसा शक्तिदायक कोई अन्न ही नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। इसके लिए इस ऋतु में उड़द का प्रयोग करने को आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये जो 7 धान्य देखे, उसका संबंध इन इन ग्रहों के साथ देखा। सूर्य से लेकर शनि तक के जो ग्रह है उसके साथ इस सप्त धान्यों का संबंध बनता है, कार्य और गुण से संबंध बनता है। तो ये 7 धान्य पहले लेने हैं। किस मात्रा में लेने हैं? तो उसमें आपको सभी समान मात्रा में लेने हैं, यानी कि जो 10-10 ग्राम लेंगे तो सभी 10-10 ग्राम लेने हैं। अब आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो उसके 2 विभाग हो जाएंगे, एक शुक धान्य और एक शमी धान्य। उसमें 4 है वो शुक धान्य है, बाजरी है, ज्वारी है, चावल है और गेहूं है। ये 4 जो है वो साबुत यानी कि पूरे के पूरे धान्य लेने हैं। नंबर 2 पर है वो शमी धान्य, जो सिंग में होते हैं, जिसके 2 भाग होती है, वो उसकी दलहन लेनी है। वो है मूंग, चना और उड़द, उसकी दाल लेनी है। वो दाल उसके जो फोतरे माने कि उसका जो वो छिलका होता है उसके साथ भी ले सकते हैं, उसके बिना भी ले सकते हैं। साथ ली तो ज्यादा गुणकारी बन जाएगी। तो ये 3 जो शमी धान्य है उसकी दाल यानी कि दलहन लेनी है। सातों को मिक्स करके पानी में भिगो देना है 1 से 2 घंटे तक। उसके बाद उसको ताप धीमी आंच पर, चूल्हे में या ऐसा कोई भी धीमी आंच पर उसको मिट्टी के बर्तन में लगा रहे तो खास है, नहीं तो कोई भी बर्तन में, मतलब पीतल के बर्तन में वगैरह अच्छे बर्तन में उसको पकाने के लिए रख देना है। अब वो जब धीरे 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 पक जाएगा, पूरा का पूरा पक जाएगा, वो दाने से पता चल जाएगा, वो तैयार हो गई सप्तधान की खिचड़ी। अब उसको तिल के तेल में मिक्स करके या तो फिर छोंक लगाकर उसको तैयार कर देनी है, या मिक्स करके भी सीधा खा सकते हैं, छोंक लगाकर भी खा सकते हैं। यहाँ पर तिल का तेल लिया गया है क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल और तिल के तेल का बहुत महत्व है। चरक संहिता में तिल के तेल को सबसे उत्तम स्नेह माना गया है। पूरी सृष्टि में सबसे उत्तम स्नेह तिल के तेल का है, यानी कि तिल है वो परम स्निग्ध द्रव्य है। उसका संबंध ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से राहु और केतु के साथ भी बनता है। उसके प्रभाव को बैलेंस करने के लिए भी तिल का महत्व है, तिल तेल का महत्व है, जिसका संबंध मकर संक्रांति के साथ भी जुड़ता है। अब ये जो तैयार हो गई खिचड़ी, वो बुभुक्षा अनुसार यानी कि और कुछ भी नहीं खाना है, अपितु वही खिचड़ी आप सुबह और शाम को खा सकते हैं, और कोई भी आहार द्रव्य न ले तो भी चलेगा। केवल 2 समय खिचड़ी ले ली तो परम पुष्टिदायक होगी। अनेक प्रकार के पोषक द्रव्य यानी कि माइक्रो न्यूट्रिशंस हमारे शरीर को जरूरी होते हैं, वो ये मल्टीग्रेन में होते हैं। लेकिन और समय पर अग्नि प्रबल न होने के कारण हम मल्टीग्रेन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अग्नि की प्रबलता चाहिए। आयुर्वेद पोषण में केवल नहीं मानता है, पाचन में भी मानता है, क्योंकि जब तक पाचन नहीं होगा तब तक वो माइक्रो न्यूट्रिशंस हमको मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर ऐसी प्रबल अग्नि होती है तो वो ये पचा सकती है इसको मल्टीग्रेन्स को। इसलिए ये मल्टीग्रेन खिचड़ी 1 या 2 बार ले लेनी है मकर संक्रांति के दिन, और दूसरे दिन भी आप ले सकते हैं उसको ताज़ा बनाकर, यानी कि गरम गरम बनाकर। उससे वात त्रिदोष बैलेंस होता है, खास करके शरीर में से रुक्षता दूर होती है, शक्ति का संचार होता है, और शरीर में हल्कापन लगता है, और अग्नि
की जो क्षमता है वो बनी रहती है। इसलिए शास्त्रकारों ने और परंपराओं में ये सप्तधान्य की खिचड़ी खाने का आज भी प्रचलन है और उसकी महत्ता आज भी लोगों को पता है। अनेक वैद्य लोग भी ये प्रयोग अपने अपने तरीके से करते हैं और वो जनता को ये प्रयोग भी पहुंचाते हैं। आप भी ये शास्त्रोक्त आयुर्वेदा के माध्यम से अनेक लोगों को ये जो प्रयोग मकर संक्रांति के पर का है तो वो पहुंचाएंगे तो अनेक लोगों के स्वास्थ्य में आप निमित्त बनेंगे। इतना ही, बाकी के वीडियोस में हम ऐसे ही शास्त्रोक्त बातों की चर्चा करेंगे।